ठीक है, सो दिस इज समथिंग वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास। हाँ जी, तो पिछले क्लास में प्लेटोपिक यहाँ पे डेफिनेशन देखी थी, जहां पे हमने ये समझा था कि यार एक पर्टिकुलर जीन अगर एक से ज्यादा अगर आपके ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, या एक जीन आपका एक से ज्यादा कैरेक्टर को अगर कंट्रोल कर रहा है, देन दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय प्लेटोपिक। तो ये वाला टर्म हमने पिछले क्लास में देखा था, इसको हमने लाइक समझा था पिछले क्लास के अंदर। ठीक है, प्लेटोपिक सिंपली मींस व्हाट, देन यू हैव अ सिंगल जीन, और सिंगल जीन एक से ज्यादा ट्रेट्स को या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है या कंट्रोल करता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्लेटोपिक। दैट जीन इज कॉल्ड माय प्लेटोपिक जीन। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था एक जीन जो आपका पी प्लांट के अंदर सीड शेप को और उसके अंदर के स्टार्च कंटेंट को कंट्रोल करेगा। सो आपका ये यहाँ पे एक जीन है, और ये जीन जो आपका यहाँ पे ये आपका कंट्रोल करता है आपके सीड शेप को, और आपका स्टार्च कंटेंट जो होता है उस सीड के अंदर, उसको ये जीन वहां पे कंट्रोल करता है। दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ माई प्लेटोपिक। अब इसके अलावा आपके पास कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे है। यू हैव एग्जाम्पल लाइक सिकल सेल एनीमिया, एक आपका एक और एग्जाम्पल बन जाता है, एंड देन यू हैव अ फिनाइलकीटोयूरिया। तो अभी हम थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय फिनाइलकीटोयूरिया कि इसके अंदर क्या होता है, विल ट्राई टू सी दैट। अब जब मैं बात करता हूँ मेरे फिनाइलकीटोयूरिया की, तो ये कंडीशन है क्या और ये कंडीशन से प्रॉब्लम क्या आती है। सो बेसिकली देयर इज अ कंडीशन नोन एज अ फिनाइलकीटोयूरिया, जिसको हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखूंगा मैं यहाँ पे एज अ पीकेयू। अब ये आपकी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, दिस इज अ जेनेटिक कंडीशन, बेसिकली दिस इज माय जेनेटिक डिसऑर्डर। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, फिनाइलकीटोयूरिया का जो जीन है, राइट, एक आपका जीन होता है और वो जीन होता है ऑन द क्रोमोसोम नंबर 12। सो ऑन द क्रोमोसोम नंबर 12, मैंने CH लिखा हुआ है, वो चैप्टर नहीं है, वो क्रोमोसोम है। ठीक है, सो क्रोमोसोम नंबर 12 के ऊपर आपका एक जीन होता है, यू हैव अ जीन ऑन द क्रोमोसोम नंबर 12। और ये जीन क्या करता है जनरली, ये जीन बनाता है आपका यहाँ पे एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम है आपका यहाँ पे फिनाइल एलिलिन हाइड्रोक्सिलेज। सो ये उस एंजाइम का नाम है जो आपका ये जीन बनाएगा, और ये हम सबके अंदर बना रहा है। सिंपल सी बात है, ये एंजाइम हम सबके अंदर अभी यहाँ पे बन रहा होगा। अब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि ये जो मेरा एंजाइम यहाँ पे मेरे सामने है, ये करता क्या है। हम सबके अंदर ये एंजाइम बन रहा है, एंड वी आर नॉट सफरिंग विद फिनाइलकीटोयूरिया। तो ये जो एंजाइम हम सबके अंदर बन रही है, बेसिकली करता ही है कि आपका एक अमानो एसिड है यहाँ पे, फिनाइल एलिलिन, इसको वो कन्वर्ट करता है इनटू योर टायरोसिन। दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू योर टायरोसिन। सो फिनाइल एलिलिन इज समथिंग व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू योर टायरोसिन, और ये काम होता है आपके फिनाइल एलिलिन हाइड्रोक्सिलेज का। अब याद रखिएगा, आपकी बॉडी के अंदर जब भी ये बनता है, फिनाइल एलिलिन आपके बॉडी के अंदर बनेगा, तो उसको हम सक्सेसफुली कन्वर्ट करेंगे आपके टायरोसिन के अंदर। दैट इज समथिंग डन बाय द जीन which is going to make this particular enzyme। तो इतना पहले आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये मेरा जीन ये एंजाइम बनाएगा, और इस एंजाइम का यहाँ पे ये काम होगा। अब जिन लोगों को फिनाइलकीटोयूरिया होता है, जिन लोगों को ये डिसऑर्डर है, उनके अंदर ये जीन काम नहीं करता। याद रखना, उन लोगों के अंदर ये वाला जीन आपका काम कभी नहीं करेगा। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो कि जिन लोगों को फिनाइलकीटोयूरिया होता है, उनके अंदर ये वाला जीन काम नहीं करता, इट इज नॉन फंक्शनल। अब अगर मेरा ये वाला जीन यहाँ पे काम नहीं कर रहा, देन ऑब्वियसली मेरा फिनाइल एलिलिन हाइड्रोक्सिलेज बनेगा नहीं, मेरा एंजाइम यहाँ पे बनेगा नहीं। अगर मेरा यहाँ पे एंजाइम बनेगा नहीं, तो होता क्या है, आई गेट टू सी कि बॉडी के अंदर फिनाइल एलिलिन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। इसका कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग। अगर आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन फिनाइल एलिलिन का बिल्डअप होता है, सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, यू विल फाइंडिंग दैट बिल्डअप आपका यहाँ पे हो रहा है आपके फिनाइल एलिलिन का, यहाँ पे आपका बिल्डअप आपको होते हुए आपको दिख जाएगा। अब जब यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ता रहता है, तो उससे दिक्कत क्या आती है, दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि आपका ये जो लेवल है फिनाइल एलिलिन का, ये जाके डैमेज करता है ब्रेन को। दिस इज समथिंग नोन टू डैमेज द ब्रेन। So now once it has been in a very high amount, it will go and start damaging the brain. So it will start damaging the brain. अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना कि ये मेरी जेनेटिक डिसऑर्डर है। जब भी मैं बोल रहा हूँ कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में अगर मैं नाम ले रहा हूँ, तो आप ये चीज यहाँ पे समझिए
कि ये बचपन से होगा, ऐसा नहीं है कि लड़का 8-10 साल का हुआ फिर आपको एक कंडीशन देखने के लिए मिली, ऐसा नहीं होता। ये कंडीशन आपको अगर मिल रही है तो आपको ये बचपन से देखने के लिए आपको मिलेगी एक पर्सन के अंदर। अब यहाँ पे होता ये है कि अगर आपको यहाँ पे फिनाइलकेटोयूरिया होता है तो इसका लेवल तो आपकी बॉडी में बढ़ेगा, और उससे क्या होगा कि जब बेबी 6-7 महीने का है तब तो आपको सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, लाइक 8 महीने 9 महीने, लाइक 1 साल 1.5 साल का वो होगा, तो आपको उसके सिम्टम्स दिखेंगे। याद रखिएगा, पीपल सफरिंग विद फिनाइलकेटोयूरिया डू हैव अ कंसर्न ऑफ और डू सफर विद मेंटल रिटार्डेशन, दे सफर विद मेंटल रिटार्डेशन। और ये चीज आप समझ सकते हो, मेंटल रिटार्डेशन यहाँ पे इसलिए हो रहा है बिकॉज आपका यहाँ पे ब्रेन डैमेज आपका हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ब्रेन डैमेज हैपनिंग ओवर हियर द पर्सन विल बी सफरिंग विद द मेंटल रिटार्डेशन, दैट्स वन थिंग। एक ही चीज यहाँ पे हो जाती है। दूसरी चीज आपकी ये मिली थी आपको देखने के लिए, अगर किसी को फिनाइलकेटोयूरिया है, अगर किसी को फिनाइलकेटोयूरिया है, देन उनके अंदर पिगमेंटेशन आपको नहीं मिलता स्किन के ऊपर और हेयर के ऊपर। सो देयर विल बी अ लैक ऑफ पिगमेंटेशन, देयर विल बी अ लैक ऑफ पिगमेंटेशन on skin and hair। तो स्किन और हेयर के ऊपर आपको पिगमेंटेशन यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब अगर स्किन और हेयर के ऊपर पिगमेंटेशन यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिल रहा अलॉन्ग विद दिस मेंटल रिटार्डेशन, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो मेरा सिंगल जीन है यहाँ पे, ये एक से ज्यादा ट्रेट को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। जब ये मेरा जीन काम कर रहा होता है तो आपका एक तो यहाँ पे टायरोसिन को ये कन्वर्ट कर रहा होता है, उसके साथ साथ इट इज ऑल्सो इंश्योरिंग दैट कि आपके स्किन और हेयर का पिगमेंटेशन सही तरीके से आपको बना रहे। बट जैसे आपका जीन यहाँ पे काम नहीं करता, आपको क्या दिखता है, एक तो मेंटल रिटार्डेशन यहाँ पे हो रही है बिकॉज आपका फिनाइलएलेनिन आपका लेवल यहाँ पे बढ़ रहा है, उसके साथ साथ इट इज ऑल्सो हैविंग अ इम्पैक्ट ऑन द स्किन एंड हेयर। तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि ये जो मेरा जीन है ये मेरा एक से ज्यादा ट्रेट को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। मैं क्लियरली यहाँ पे कह सकता हूँ कि मेरा जो जीन है यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर 12 पे बैठा हुआ है, ये जीन मेरा यहाँ पे एक से ज्यादा ट्रेट को यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है, और इसके वजह से हम कहेंगे इसे दैट दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय प्लियोट्रोपिक जीन। ठीक है, दैट इज व्हाई यू विल फाइंड इट दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय प्लियोट्रोपिक जीन, क्योंकि ये जीन जो आपका यहाँ पे है ये आपके एक से ज्यादा ट्रेट्स यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर आपका जीन काम नहीं कर रहा, देन आपको दिख रहा है दैट यू हैव अ इशू ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, अलॉन्ग विद दैट पिगमेंटेशन आपको स्किन के ऊपर और हेयर के ऊपर देखने के लिए आपको यहाँ पे कम मिल जाए। ठीक है, और प्लीज क्लास में हो सके तो टाइम पे आया करिए, जस्ट मेक श्योर दैट यू रीच हियर बाय 6-7 और 6-8। ठीक है, इतना लेट मत करा करो बिकॉज यूजिंग 10 मिनट्स 15 मिनट्स आउट ऑफ 1 hour not something which is useful, right? So this is what you find happening over here। ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको दिख जाएगी, तो ये चीज आपको इसके अंदर समझनी है। फिनाइलकेटोयूरिया का क्रोमोसोम कौन सा होता है और क्या क्या चीज यहाँ हो रही है आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या इतना आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। जो ट्रायोसिन में कन्वर्ट हुआ वो इस एंजाइम की वजह से कन्वर्ट हुआ ट्रायोसिन में। यस 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 यस, ये टायरोसिन के जैसी, लाइक इस एंजाइम के जैसे आपका एक कन्वर्जन यहाँ पे होता है। अगर ये एंजाइम ना हो तो ये कन्वर्जन नहीं होगा, अगर ये कन्वर्जन नहीं हुआ देन ये होगा बिल्डअप, और अगर ये बिल्डअप होता है देन ये जाके आपके ब्रेन के पार्ट्स को डैमेज करेगा और वो बन जाता है फिर आपका इशू। ठीक है, सो ये एक आपके यहाँ पे कंडीशन आपको देखने को मिलती है। आपको इतना मालूम है कि आपके ऑटोसोम्स क्या होते हैं, एलोसोम्स क्या होते हैं, यू नो दैट क्या ऑटोसोम्स? यस सर 22 क्रोमोसोम्स के होते हैं, वो हमारे ऑटोसोम्स होते हैं, और जो एक के होता है वो राइट। सो 22 पेयर जो आपके बॉडी में है आपके पास, फर्स्ट 22 पेयर दे आर कॉल्ड एज माय ऑटोसोम्स। ठीक है, एंड देन यू हैव योर एलोसोम्स। जितने बच्चे आज लेट आए ना बेटा, आज आपके घर पे फोन आएगा आज या एक दो दिन के अंदर फॉर श्योर। सो द लास्ट पेयर दैट इज माय 23rd पेयर इज माय एलोसोम्स, दैट इज नथिंग बट माय सेक्स क्रोमोसोम। बेसिकली यहाँ पे आपको मिलेगा इधर XX इन योर फीमेल और योर XY इन द मेल। याद रखना, आपका जो फिनाइलकेटोयूरिया जो आपकी कंडीशन है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ योर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इस टर्म को हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये टर्म का मतलब यहाँ पे क्या होता है। इतना तो आपको यहाँ पे पता चल जाए कि मेरे यहाँ पे जो फिनाइलकेटोयूरिया है उसका जो जीन है वो मेरा है लगा हुआ ऑन द क्रोमोसोम नंबर 12।
सो 12 क्रोमोसोम पे उसका जीन वहां पे लगा हुआ है। तो तुम समझ सकते हो उसे मैं ऑटोसोमल कंडीशन क्यों कहता हूँ, बिकॉज वो ऑटोसोम्स के पे लगा हुआ है, तो जीन लगा हुआ है बेसिकली ऑटोसोम्स पे लगा हुआ है, सो दैट्स व्हाई आई यूज द टर्म ऑटोसोमल ओवर हियर। रिसेसिव डिसऑर्डर यहाँ पे क्यों है वो हम समझते हैं। समझो ये है मेरा यहाँ पे जीन, राइट, ये है सॉरी ये है मेरा यहाँ पे क्रोमोसोम। तो मेरे पास यहाँ पे 2 क्रोमोसोम लगे हुए हैं यहाँ पे 12 वाले, सो 12 की 2 कॉपी मेरे सामने है। और समझो यहाँ पे मेरा होना चाहिए फिनाइलकेटोयूरिया के लिए, समझो यहाँ पे जीन मेरा होना चाहिए कैपिटल पी, या हम सबके अंदर है यहाँ पे कैपिटल पी। जब हमारे पास कैपिटल पी है यहाँ पे, हमारा जब डोमिनेंट एलील है वहां पे, तो हम सब नॉर्मली हमारा एंजाइम बन रहा है, ठीक है, हम सबके अंदर नॉर्मली यहाँ पे एंजाइम बन रहा है। लेकिन सोचो अब आपके पास यहाँ पे एक पेयर है क्रोमोसोम की, इसमें से एक खराब हो गया, एक इसमें से हो गया आपका रिसेसिव हो गया, एक यहाँ पे बन गया आपका रिसेसिव। सो एक आपका कैपिटल पी, एक आपका है रिसेसिव। तो क्या इस पर्सन के अंदर दिक्कत देखने को मिलेगी आपको? विल दिस पर्सन सफर विद फिनाइलकेटोयूरिया? यस। नो Yes. सर। अच्छा, कुछ लोग कह रहे नो, कुछ लोग कह रहे यस। जो लोग मुझे नो कह रहे होता है कि ये कंडीशन क्या, क्यों दिक्कत नहीं आएगी फिनाइलकेटोयूरिया के इस पर्सन के अंदर? क्योंकि स्मॉल पे रिसेसिव भी है इसमें। हाँ, तो देखो यहाँ पे जो लोग मुझे कह रहे हैं कि सर ऐसी कंडीशन में जहाँ पे एक कैपिटल पी एक स्मॉल पी, हम सबके अंदर अज्यूम करते हैं कैपिटल पी है दोनों क्रोमोसोम के ऊपर, तो हम सब नॉर्मल है, राइट। अगर कोई होता है पर्सन जिसके अंदर एक कैपिटल पी एक स्मॉल पी है, तो याद रखना कैपिटल पी इज ए डोमिनेंट एलील, इट इज अ डोमिनेंट एलील। तो ये अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करेगा, ये अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करेगा। तो ये जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है, एक रूल याद रखना, डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील को एक्सप्रेस होने नहीं देगा। ये चीज तो हमने पढ़ी है ना लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर, डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील को कभी भी एक्सप्रेस होने नहीं देता। और इसलिए क्या होगा, ये जो पर्सन यहाँ पे होगा ना, ये नॉर्मल पर्सन होगा। अगर किसी पर्सन के अंदर ऐसा जीनोटाइप है, देन दैट पर्सन विल बी अ नॉर्मल पर्सन, क्योंकि जो डोमिनेंट एलील है वो अपना काम करेगा, वो अपना एंजाइम बनाएगा, और रिसेसिव एलील को कुछ अपने आप को एक्सप्रेस करने नहीं देगा, ठीक है। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज माय लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाता है दैट यू हैव both of them becoming a recessive allele, अगर दोनों के दोनों यहाँ पे recessive allele हो जाते हैं, then आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी। अगर आपके दोनों के दोनों यहाँ पे recessive allele हो जाते हैं, then I can clearly say that a person will suffer with my phenylketonuria. In this case, I will say that the person will be your affected person, ठीक है। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या लिखा है लोगों ने, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो अगर आपके सामने कोई भी एग्जाम्पल आता है ना ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का, तो याद रखना कि उसके अंदर क्या मिलेगा आपको देखने के लिए, कि आपके जो दोनों एलील वहां पे होंगे वो आपके यहाँ पे रिसेसिव होंगे। योर बोथ द एलील हैज टू बी रिसेसिव, तभी वो डिसऑर्डर आपको दिखेगा, तभी वो डिसऑर्डर आपको दिखेगा, नहीं तो वो डिसऑर्डर आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। या मैं कह सकता हूँ जब दोनों ही मेरे एलील यहाँ पे होंगे रिसेसिव, तभी वो पर्सन अफेक्टेड होगा, और एल्सो अफेक्टेड नहीं होगा कभी भी जिंदगी में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज माय ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, जो है मेरा यहाँ पे phenylketonuria. So PKU is example of my autosomal recessive disorder, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, नेचर में मेजॉरिटी ऑफ द डिसऑर्डर जो तुम्हें दिखेंगे ना, वो रिसेसिव होंगे। याद रखना, नेचर में मेजॉरिटी ऑफ डिसऑर्डर जो आपको मिलते हैं वो आपके होते हैं यहाँ पे रिसेसिव। और रिसेसिव कंडीशन देखो, इसमें बात ऐसी नहीं है रेयर होता है। आई थिंक आप लोग अब समझ सकते हो कि यार ये कंडीशन रेयर क्यों है, क्योंकि दोनों एलील ही बिगड़े हुए होने चाहिए, दोनों एलील आपके यहाँ पे स्मॉल पी होने चाहिए, दोनों एलील आपके यहाँ पे रिसेसिव होने चाहिए, तभी डिजीज दिखेगी। इसलिए ये जो कंडीशन आपको मैं बता रहा हूँ ये रेयर है, इतनी कॉमन है नहीं। या मैं कह सकता हूँ मेजॉरिटी ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर आर रेयर, मेजॉरिटी ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर आर ऑलवेज गोइंग टू बी रेयर। क्या ये वाली बात आप सबको समझ आ रही है यहाँ पे? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। सर जब दोनों अगर एलील दोनों के डोमिनेंट होंगे तो नॉर्मल होगी तो नॉर्मल कंडीशन। कंडीशन है, हम सब नॉर्मल है, राइट। तो हमारे Yes. डोमिनेंट एलील है। अगर समझो हम में से मेरे पास एक डोमिनेंट एलील है, एक स्मॉल पी है, तभी मैं नॉर्मल हूँ, ठीक है। सो दैट इज आल्सो गोइंग टू बी नॉर्मल। बट अगर दोनों स्मॉल पी अगर मेरे में होते हैं, दोनों रिसेसिव एलील होते हैं, देन आई विल बी हैविंग दिस कंडीशन ऑफ माय फिनाइलकेटोनुरिया, ठीक है। दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। सो दैट इज माय, हाँ बोलो बोलो। एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा तो उनकी अगली जनरेशन को प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ हो सकती है। अब देखो यहाँ पे, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये प्रिया। तो देखो इसमें होता क्या है, एक कंडीशन हम बनाते हैं। समझो यहाँ पे है एक लड़का है, ठीक है, फादर है, उसमें कंडीशन क्या है आपकी, कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक है। तो वो तो है नॉर्मल,
यहाँ पे है मदर, यहाँ पे है मदर, मतलब उसकी लाइक दे आर मेटिंग ओवर हियर, राइट? एंड नाउ लेट्स अज्यूम मदर इज आल्सो गोइंग टू बी योर हेटेरोजाइगस, कैपिटल P स्मॉल p, ठीक है? अगर ऐसी कंडीशन होती है, अगर दोनों यहाँ पे हेटेरोजाइगस है, तो क्या होगा? जो ऑफस्प्रिंग यहाँ पे होगा उसमें चांसेस है कि आपको फिनाइलकेटोयूरिया देखने के लिए मिल सकता है। अगर यहाँ पे बेबी होता है तो चांसेस हो सकते हैं दैट बेबी कैन हैव बोथ द एलील्स बीइंग रिसेसिव, स्मॉल p आपको मिल सकता है ऑफस्प्रिंग के अंदर। और अगर आपको ऑफस्प्रिंग में स्मॉल p मिल जाता है, देन मैं यहाँ पे बोलूंगा कि यार इनको तो हो रहा है मेरे यहाँ पे फिनाइलकेटोयूरिया, दिस इज बेबी सफरिंग विद फिनाइलकेटोयूरिया। तो अगर आपको कोई इंडिविजुअल मिलता है जिसको फिनाइलकेटोयूरिया है, इसका मतलब एक चीज तो श्योर है कि मदर एंड फादर जो यहाँ पे है वो दोनों यहाँ पे हेटेरोजाइगस है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, मदर एंड फादर ओवर देयर आर गोइंग टू बी हेटेरोजाइगस। या ऐसा भी हो सकता है, देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी ओवर हियर कि उनमें से कोई सफर कर रहा हो फिनाइलकेटोयूरिया से। समझ आ रहा है प्रिया यहाँ पे? यार बाकी लोगों को यहाँ पे समझ आ रहा है? राइट, सो दिस इज समथिंग। सो यस, अगर कोई बंदा हो ना तो हेटेरोजाइगस हो, तो हाँ पॉसिबिलिटी होती है कि द बेबी विल आल्सो कैन सफर ओनली इफ द मदर इज आल्सो हेटेरोजाइगस। अगर मदर को मैं करता हूँ कैपिटल P, अगर मैं मदर को यहाँ पे कैपिटल P कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो बेबी को कभी कोई कंडीशन आएगी नहीं। कई बार क्या होता है मालूम है, इंडिया में तो इतना कॉमन नहीं है, बट बाहर के कंट्री में कई बार जेनेटिक काउंसलिंग कराई जाती है। अगर फैमिली में कोई डिजीज रन कर रही हो ना, सो जनरली दे गो फॉर द जेनेटिक काउंसलिंग जस्ट टू नो दैट व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ हैविंग अ बेबी विद दिस काइंड ऑफ कंडीशन। एक कंडीशन होती है जो आप लोगों ने सुनी होगी, अगर पढ़ी होगी तो, यू हैव समथिंग नोन एज अल्जाइमर। अल्जाइमर इज अ कंडीशन जहां पे आपका यू हैव अ मेमोरी लॉस, इट्स अ प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेशन, जहां पे आपके ब्रेन सेल्स 60 साल की उम्र के बाद उनका डेथ होना चालू होता है बहुत रैपिडली, और वो प्रोग्रेसिव होता है। सो इट इज ऑल्सो जेनेटिक कंडीशन। एंड बाहर के कंट्रीज में आप एक्चुअली पता कर सकते हो कि आपको अल्जाइमर होने के चांसेस कितने हैं। इफ इट इज रनिंग इन द फैमिली यू कैन गेट टू नो दैट, राइट? सो दैट इज समथिंग। जेनेटिक डिसऑर्डर बेटा जो हम यहाँ पे समझ रहे हैं, इनको आप लाइक आइडिया लगा सकते हो कि फैमिली में अगर ये रन कर रहा है तो ये कितना अफेक्ट कर सकता है। या एक जेनेटिक काउंसलर बता सकता है कपल को दैट व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ हैविंग अ ऑफस्प्रिंग विद अ जेनेटिक डिजीज, कि वो परसेंटेज के अंदर ही आपको वैल्यू वो दे सकता है, ठीक है? दैट इज समथिंग। ये तुम थोड़ा और आगे जाके इस चीज को आगे पढ़ोगे। सो इतना याद रखना, फिलहाल याद रखना दैट मैं फिनाइलकेटोयूरिया एक तो कंडीशन ये याद रख लेना, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है मेरे यहाँ पे, एंड दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय योर पिलियोट्रोपिका, यहाँ पे मेरा ये एग्जांपल बन जाएगा, ठीक है? यस सर। उसके बाद सिकल सेल एनीमिया भी आपका यहाँ पे एग्जांपल बनता है पिलियोट्रोपिका, लेकिन इसको मैंने जैसे कि आपको बोला था कि इस कंडीशन को हम सेपरेटली अलग से पढ़ेंगे, तब मैं आपको बता दूंगा कि इसमें हो क्या रहा है। इतना शॉर्ट में याद रख सकते हो कि जो जीन आपके हीमोग्लोबिन के शेप को चेंज करता है, वही यस सर। आपके आरबीसी के शेप को भी चेंज करता है, ठीक है? तो जीन which is going to affect the shape of the hemoglobin is the same gene which is also going to affect the shape of the RBC, but इसको हम सेपरेटली अलग से देखेंगे, but apparently you can know that it is one of the example, ठीक है? So that is my phenylketonuria and that is something you should be clear to. So ये हमने यहाँ पे देख लिया, right? So हमने यहाँ पे हमारा प्लेयोट्रॉपी यहाँ पे देख लिया. Now let's jump on to a new topic, and that new topic is going to be your chromosomal theory of inheritance. So now let's try to have a look at something like my chromosomal theory of inheritance. Let's see इसमें मुझे क्या देखने को मिलेगा. अब ये थ्योरी चालू करने के पहले आप मुझे कुछ चीजें बताओ कि जब हम ग्रेगर मेंडल की बात करते थे, जब हम मेंडल की यहाँ पे बात करते थे, तो मेंडल क्या बोलता था कि आपके जो जीन्स होते हैं उनकी जगह वो क्या टर्म यूज करता था मेंडल वहां पे जीन्स की जगह? फैक्टर टर्म यूज करता था. अब मेंडल ने कुछ चीजें बोली थी, कुछ चीजें उसने ये बोली थी दैट फैक्टर इज समथिंग व्हिच गोस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये उसने बोला था, ठीक है? उसने ये बोला था कि राइट, उसने ये भी बोला था कि एक जीन के आपको दो अल्टरनेट फॉर्म मिल सकते हैं, राइट? सो यू कैन हैव टू सेपरेट फैक्टर फॉर अ पर्टिकुलर जीन, ये भी उन्होंने बोला था. देन उन्होंने हमें कुछ लॉज दिए थे, ही गिव अस अ लॉ ऑफ लाइक डोमिनेंस, राइट? एक वो दिया था. देन ही गिव अ लॉ ऑफ segregation, law of segregation and law of inheritance. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. बिल्कुल सही. यस सर. असॉर्टमेंट ये इन्होंने दिया था. अब जितने भी लॉ इन्होंने दिए थे, इन्होंने बात ये की थी कि जो फैक्टर्स होते हैं दे मूव वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. सेग्रीगेशन में उन्होंने बोला था कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन आपके जो एलील होते हैं, आपके जो फैक्टर होते हैं अल्टरनेट फॉर्म वाले, वो आपके सेपरेट होते हैं, दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड दे गेट इनटू द गैमेट्स. तो ये सारी चीजें जो मेंडल ने बोली थी,
इनको वो प्रूफ तो कर नहीं पाए थे। इन्होंने बोला था कि ये ऐसे 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 होता है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं था। अगर आपको याद हो तो मैंने इस बारे में बात किया था कि लोगों ने इसलिए इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं किया था जब उन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया था। सो पीपल वर लाइक यार ये तो कोई फिजिकल एविडेंस इसका है नहीं, तो हम कैसे मान लें। सो दैट वाज समथिंग पीपल सेड। यहाँ पे हम ये समझेंगे कि कैसे जो मेंडल ने बोला था वो चीजें, वो जो फैक्टर जिसे हम आज की डेट में जीन कहते हैं, वो बेसिकली आपका क्रोमोसोम के ऊपर होता है। और वो चीज कैसे पता चली थी और वो चीज किसने आगे रखी थी, दैट इज समथिंग नाउ विल सी। ठीक है, तो अगले 2-4 स्लाइड में हम यही देखेंगे कि कैसे आपका क्रोमोसोमल थ्योरी आपका आगे आया था, जो आपको बताता है दैट क्रोमोसोम्स आर द स्ट्रक्चर जिनके ऊपर आपके जीन्स होते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। तो जब हम इस थ्योरी की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 2 नाम याद रखना है। कौन है जो इतना लेट आया, कौन है, लाइक हु इज समवन हु इज लाइक कमिंग आफ्टर हाफ एन आवर। हाँ जी बताइए अपना नाम, कोई बताएगा तो नहीं वैसे, बट स्टिल। सटन एंड बोवरी, these two individuals actually gave you the chromosomal theory of inheritance, right? इन्होंने ये थ्योरी दी थी इंडिपेंडेंटली मतलब हर कोई अलग अलग काम कर रहा था, ऐसा नहीं था कि दोनों ने साथ में मिलकर थ्योरी दी। बोथ ऑफ देम गेव अस द थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी, उन्होंने दी थी ऑफ इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंटली इन द ईयर ऑफ 1903। द ईयर ऑफ 1903 दे गेव अस द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब इन्होंने क्या किया था पहले उसे हम थोड़ा यहाँ पे समझते हैं। एक बात याद रखिएगा कि पहले के टाइम पे जब मेंडल ने अपनी बातें बोली थी तब माइक्रोस्कोपी इतना एडवांस नहीं था। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी आपका एडवांस जब होने लगा तो आपको कुछ चीजें यहाँ पे होने लगी, तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देयर वाज अ एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ माइक्रोस्कोपी, एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी। एडवांसमेंट मतलब पहले जो माइक्रोस्कोप थे वो इतने मैग्नीफाइंग नहीं कर पाते थे इमेज को, फिर आपका एडवांसमेंट होने लगा। अब जब आपका माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट हुआ तो उससे क्या हुआ, दैट पीपल गॉट टू रियलाइज कि यू हैव सेल्स, and cells pass the, like cells are going to pass their content from one cell to another cell। तो एक सेल में से दूसरे सेल में आपका कंटेंट पास होता है, राइट। सो बेसिकली एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में अगर कोई चीज पास हो रही है तो वो सेल्स के थ्रू हो रही है। दैट इज समथिंग दे गेट टू रियलाइज कि सेल्स टू सेल आपका कंटेंट पास होता है। दैट इज समथिंग दे रियलाइज। उसके बाद उन्हें पता चला कि यार सेल के अंदर आपका होता है न्यूक्लियस। दैट इज समथिंग पीपल रियलाइज कि यार सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने देखा कि उन्हें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाता। सो दे रियलाइज दैट यू हैव सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ओवर देयर वाज माय क्रोमोसोम। तो अब यहाँ पे देखो लोगों को डिस्कवरी होने लगी। सो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उन्हें दिखा यहाँ पे, एंड दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ओवर देयर वाज नथिंग बट माय क्रोमोसोम। तो लोगों को पता चला कि यार क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियस के अंदर, एंड देन उनको रियलाइज हुआ कि यार क्रोमोसोम इज समथिंग व्हिच मूव्स फ्रॉम योर वन सेल टू अनदर सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये आपका जाता है। ज्यादा टाइम नहीं लगा उन्हें ये जानने में दैट न्यूक्लियस इज अ जेनेटिक फैक्ट्री या न्यूक्लियस इज अ ब्रेन ऑफ द सेल। और उसे ब्रेन ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है बिकॉज उसके अंदर आपको क्रोमोसोम्स देखने के लिए मिलते हैं, एंड दीस क्रोमोसोम्स आर समथिंग व्हिच आर मूविंग फ्रॉम सेल टू सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दैट इज समथिंग दे रियलाइज। अब इसके बाद हमें डायरेक्टली बात करनी है यहाँ पे क्या सटन एंड बोवरी ने यहाँ पे क्या किया था। तो यहाँ तक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे माइक्रोस्कोपी यहाँ पे बड़ा एडवांसमेंट हुआ, तो सेल के बारे में आपको लोगों को पता चला। सेल के बाद लोगों को पता कि यार न्यूक्लियस में आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। सो दैट इज समथिंग हैपेंड। अब सटन ने यहाँ पे क्या किया था, सटन वाज अ पर्सन हु वाज एक्चुअली स्टडीइंग ग्रास हॉपर। ये ग्रास हॉपर के गैमेट्स को स्टडी कर रहा था। सो ही वाज बेसिकली स्टडीइंग द ग्रास हॉपर के गैमेट्स को। सो ग्रास हॉपर को ये स्टडी कर रहा था और ग्रास हॉपर के गैमेट्स को यहाँ पे वो कर रहा था स्टडी, राइट। अब गैमेट्स को स्टडी करने के पहले उसने पहले ग्रास हॉपर के जो नॉर्मल सेल्स थे, नॉर्मल सोमैटिक सेल्स थे, उसको भी उसने स्टडी किया। सो ही स्टडीड द सोमैटिक सेल्स एज वेल। अब जब उसने ग्रास हॉपर के सोमैटिक सेल्स को देखा, मतलब गैमेट्स के अलावा जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो आपके डिप्लॉयड होते हैं, जब उसने उन डिप्लॉयड सेल को देखा तो सडन ने क्या देखा, दैट डिप्लॉयड सेल के अंदर उसे मिले थे देखने के लिए अराउंड 23 क्रोमोसोम्स। 23 क्रोमोसोम्स उसे वहां पे देखने के लिए मिल रहे थे। ठीक है, उसने थोड़ा और डिटेल में देखा क्रोमोसोम्स को तो पता चला देयर वर 11 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। देयर वर 11 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब तुम सोचोगे सर ये नंबर तो गलत बन रहा है यहाँ पे, और तुम्हारी बात भी सही है। अगर 11 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है तो टोटल होते हैं मेरे 23, है ना।
लेकिन हाँ टोटल होते 20, सॉरी टोटल होते हमारे 22। अगर 11 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है तो टोटल 22 क्रोमोसोम आपके वहां पे होंगे। बट याद रखना ग्रास हॉपर के अंदर एक आपको एक्सेसरी क्रोमोसोम मिलता है, सो वन वाज एक्सेसरी क्रोमोसोम, ठीक है, जो हमारे अंदर नहीं मिलता। सो एक होता है आपका एक्सेसरी क्रोमोसोम। तो ये उसे वहां पे देखने के लिए मिल जाता। उसने देखा कि यार 11 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे, ये सब उसने देखा सोमैटिक सेल के अंदर। फिर उसने ग्रास हॉपर के गैमेट स्टडी किया। गैमेट मतलब उसने स्टडी किया अपने यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट। सो ये एक्चुअली टेक इनटू अकाउंट द मेल गैमेट एंड योर फीमेल गैमेट। सो दोनों उसने यहाँ पे स्टडी किया, जो काफी इजीली आप स्टडी कर सकते थे ग्रास हॉपर के अंदर। तो उसने देखा कि मेल के अंदर आपको मिल जाए देखने के लिए आपके 11 क्रोमोसोम्स, और आपके फीमेल के अंदर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए आपके 11 क्रोमोसोम्स, राइट। एंड देन यू फाइंड कि आपका रिस्टोर हो रहा है आपका नंबर बाद में एज अ 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। एंड फीमेल के अंदर यू आल्सो गेट टू सी 11 प्लस योर एक्सेसरी क्रोमोसोम भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता था। तो व्हाट वाज हैपनिंग ना, सर्टन को यहाँ पे पता चला कि आपके जो गैमेट्स यहाँ पे होते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दे आर गोइंग टू बी हैप्लॉइड इन योर जीनोटाइप, और आई वुड से दे आर गोइंग टू बी हैप्लॉइड इन नेचर। उनके अंदर आपको सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए, और ये सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए वो बाद में आपका रिस्टोर हो रहा है ज़ायगोट बनने के बाद। जब सर्टन यहाँ पे इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था, उसने देखा यार जब मेरे गैमेट बन रहे हैं तब मेरे यहाँ पे क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट हो रहे हैं। ये उसने देखा कि मेरे गैमेट्स जब यहाँ पे बन रहे हैं तब मेरे क्रोमोसोम्स यहाँ पे हो रहे हैं सेग्रीगेट। उसने ये बात नोटिस की कि मेंडल जो था वो भी कुछ यही चीज बोलता था। मेंडल बोलता था that during your gamete formations your factors are going to segregate, right? मेंडल भी ये चीज बोलता था, और जब उसने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि यार मेरे यहाँ पे गैमेट्स जब बन रहे तो मेरे क्रोमोसोम भी सेग्रीगेट कर रहे हैं, तो जब उसने ये ऑब्जर्वेशन किया सर्टन ने ये ऑब्जर्वेशन करके सबसे पहली चीज यहाँ पे ये बोली दैट क्रोमोसोम्स आर द फिजिकल कैरियर्स ऑफ द जीन। क्रोमोसोम्स आर फिजिकल कैरियर ऑफ अ जीन। उसने ये बोला कि भैया मेरे क्रोमोसोम्स के ऊपर ही जीन आगे जा रहे हैं, मेरे जो क्रोमोसोम्स हैं उनके ऊपर बैठ के मेरा जीन आगे जाता है। सो बेसिकली जो मेरे फैक्टर्स की जो मैं बात कर रहा था, जो मेंडल बात कर रहा था, वो फैक्टर्स एक्चुअली क्रोमोसोम्स के ऊपर है, एंड दीज आर द क्रोमोसोम्स व्हिच सेग्रीगेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, और यही मेरे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर यहाँ पे जाते हैं। सो क्रोमोसोम्स आर द फिजिकल कैरियर ऑफ द जीन। ये स्टेटमेंट इन्होंने बोला था स्टडी करके मेरे ग्रास हॉपर को, कि वो मेरे यहाँ पे कैरियर होते हैं मेरे एक जीन के। यहाँ पे आपको एक पिक्चर बना के दिखाता हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो फॉर एग्जांपल ये है हमारा एक यहाँ पे क्रोमोसोम का पैर है मेरा यहाँ पे, राइट, यहाँ पे मेरा पैर है, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि चलो यहाँ पे लगा हुआ है मेरा यहाँ पे एक जीन है मेरा यहाँ पे कैपिटल जी, और यहाँ पे मेरा एक जीन है यहाँ पे एज मेरा स्मॉल जी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि मेरा एक एनिमल है डिप्लॉयड एनिमल, उसके अंदर मेरा यहाँ पे आपको लगा हुआ है यहाँ पे क्रोमोसोम का आपको यहाँ पे पैर मिल रहा है। अब ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है, यू विल फाइंड कि आपके 2 गैमेट आपके यहाँ पे बन जाएंगे, we'll get to see 2 gametes have been formed। अब जब आपके यहाँ पे गैमेट बन रहे हैं, whenever the gametes have been formed, you get to realize कि हर एक गैमेट में एक ही एलील आपका जाएगा, यही हमने पढ़ा है, हर एक गैमेट के अंदर आपका एलील आपका जाता है। तो यही चीज जब आपके यहाँ पे जा रही है, तो यही चीज इन्होंने बोली सर्टन ने कि आपके जो क्रोमोसोम्स जब जाते हैं गैमेट्स के अंदर, उनके ऊपर जीन लगा हुआ होता है, उनके ऊपर जीन लगा हुआ होता है, एंड दैट इज हाउ द जीन आर गोइंग टू ट्रैवल। सो जो भी मेंडल ने बोला था कि फैक्टर्स सेग्रीगेट हो रहे हैं, मेरे एलील सेग्रीगेट हो रहे हैं, वो कोई एलील कोई ऐसे हवा में नहीं बैठे हुए, वो बेसिकली क्रोमोसोम्स के ऊपर बैठे हुए हैं, और जब मेरे क्रोमोसोम सेग्रीगेट करते तब उसके साथ मेरे एलील्स भी सेग्रीगेट कर जाते हैं। ये चीज आपकी बोली थी सर्टन ने आफ्टर स्टडीइंग द ग्रासहॉपर। क्या इतना पोर्शन सही में आपको समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. Yes. ठीक है, कोई चीज समझ नहीं आ रही हो देन बता दो तो मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। स्टोरी याद रखना, स्टोरी को सिंपल तरीके से आप याद रखो। सर्टन समझ रहा था ग्रासहॉपर को, राइट, उसने सोमैटिक सेल उसके देखे, फिर उसने देखा कि यार गैमेट्स बन रहे हैं, गैमेट्स में उसने देखा कि यार मेरे जो सेल्स थे या जो मेरे यहाँ पे क्रोमोसोम्स थे वो हो गए सेग्रीगेट। उसने ये देख के बोला कि यार ये जो स्टोरी यहाँ पे दिख रही है मुझे, यही स्टोरी मेंडल ने भी बोली थी, बट मेंडल ने बोला था किसके लिए, फैक्टर्स के लिए, राइट। तब उसको रियलाइज हुआ कि ये जो मेरे फैक्टर्स हैं वो बेसिकली बैठे हुए हैं मेरे क्रोमोसोम्स के ऊपर। सो व्हेनेवर माय क्रोमोसोम सेग्रीगेट, उनके ऊपर बैठे हुए फैक्टर भी मेरे यहाँ पे सेग्रीगेट कर जाते हैं, और फैक्टर मतलब जीन, ठीक है।
So that is what he said. So that's the first statement he said. He gave us that chromosomes are the physical carrier of the gene. ठीक है. अब उसी तरीके से आपका, हाँ जी कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिए. उसी तरीके से आपका बोवरी भी वहां पे काम कर रहा था. अब बोवरी जो वहां पे आपका काम कर रहा था, याद रखना, बोवरी वाज बेसिकली वर्किंग ऑन अ सी अर्चिन. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ही वाज वर्किंग ऑन अ सी अर्चिन. आपको इसने सेम टाइम का काम किया था, बट ही वाज वर्किंग ऑन योर सी अर्चिन के ऊपर. सर सर्टन कौन था? was a biologist, बेटा, was a biologist. Certain was a biologist as well as your bovary. अगर आप precisely क्या वो उसकी specialization क्या था, so I'll have to check that. ठीक है. But both of them were specialized in the field of biology, and that is something they were doing. Okay. Even nationality पे अगर आप मुझसे पूछोगे, then again that is something I'll have to see. उसकी nationality क्या थी. But these two were working independently. जो काम उसने grasshopper पे किया था, that is something was done by bovary. Bovary वो कर रहा था sea urchins के ऊपर. sea urchin के gametes को समझ रहा था, and तब उसे रियलाइज हुआ कि यार ये gametes जो है उनमें क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, और क्रोमोसोम्स के अंदर ही आपके जीन्स होते हैं, आपके फैक्टर्स होते हैं. तो ये पहले आपको यहाँ पे चीज याद रखनी है. सो दिस आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इनिशियली. अब हम समझते हैं कि यार ये जो मेरा थियरी है, जो मुझे मिला था मेरे साल 1909 के अंदर, गिवन बाय सर्टन एंड बोवरी, जो बहुत सही था, जो बिल्कुल सही था थियरी, क्या क्रोमोसोम्स मेरे कैरी करते हैं मेरे जीन को. इसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं. यू हैव सम साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थियरी. लेट्स ट्राई टू सी दिस साइलेंट फीचर्स. अब वो देखने के पहले, क्या यहाँ तक आपको स्टोरी सबको क्लियर है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू टिल नाउ? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, ठीक है. तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ साइलेंट फीचर. अब इनको हम डायरेक्टली यहाँ पे समझते हैं, देन बाद में उस स्टेटमेंट तुम पढ़ सकते हो. पहला साइलेंट फीचर यहाँ पे ये है, बड़ा तो सूरती है, 2 मिनट कर ले. ये आंचल है ना? हाँ जी आंचल, आवाज आ रही है? ऑलराइट. गैमेट्स फॉर्म ब्रिज, ये क्या यहाँ पे पहला साइलेंट फीचर है. ये पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, इसमें कंप्लीट करता हूँ. गैमेट फॉर्म द ब्रिज बिटवीन टू जनरेशंस, बिटवीन, और आई वुड से बिटवीन जनरेशंस. एक जनरेशन में से दूसरी जनरेशन के अंदर आपका जो भी आपका कंटेंट जा रहा है, इट इज ऑल गोइंग थ्रू योर गैमेट्स. दैट इज वन थिंग दे सेड. पहला स्टेटमेंट तो तुम फीचर का ये याद रख लेना यहाँ पे, that chromosomes are the physical carrier of the gene. ये सबसे पहली चीज उसने आपको बोल दी. That's the first thing you can have to remember. The chromosomes are the physical carrier of the gene. ये सबसे पहली चीज उसने आपको बोल दी. That's one of the important thing. उसके बाद उसने यहाँ पे ये बोला that gametes form the bridge between the generations. So एक जनरेशन में से दूसरी जनरेशन के बीच में जो भी चीज आपकी जा रही है, that is all going through your gametes. ये सारी चीज आपकी gametes से जा रही है. और वो बात सही भी है, बिल्कुल सही है. आज की डेट में आपके पेरेंट्स से जो भी आपको फीचर्स मिले हैं, that is all because of the gametes, right? Because of the gametes. Fusion happening, zygote forming, so that is something which is very true. तो ये चीज आपकी बोली थी उन्होंने. यहाँ पे मैंने आपको एक diploid cell बनाया है, and I've made this 4 gametes just to show you that gametes are the ones which will carry your alleles from one generation to the next generation. So that's one thing. Then nucleus has chromosome. ये भी उन्होंने काफी क्लियर कट हमें बोला था that nucleus is something which will be having your chromosome. और यही जो क्रोमोसोम आपके न्यूक्लियस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, that chromosome is the one which will be carrying your genetic material. यही है जो आपको यहाँ पे क्रोमोसोम जो आपको मिलेंगे न्यूक्लियस के अंदर, 23 पेयर जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं उसके अंदर, इन क्रोमोसोम्स के ऊपर ही आपको मिलते हैं देखते हुए आपके जीन्स. These chromosomes are the one which will be having the genes. तो ये चीज मैंने मेंशन की थी. Nucleus has chromosome and these chromosomes are going to have the genes. Chromosomes carry genes. That is one thing you have to know. Then every chromosome has a definite role. हर एक क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर रोल यहाँ पे होता है. ये चीज भी आपको याद रखनी है. ये स्टेटमेंट को आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो. अगर आपके 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से अगर एक क्रोमोसोम गायब हो जाता है, then you will suffer with some kind of genetic disorder. याद रखना इस बात को. आपके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, आपके पास 46 क्रोमोसोम है. समझो आपका 21st पेयर में से एक क्रोमोसोम गायब हो गया, या पूरा क्रोमोसोम छोड़ो, अगर आधा क्रोमोसोम भी अगर गायब हो गया, टूट के निकल गया कहीं पे, even then the person will suffer with genetic disorder. So याद रखना, every chromosome will have a definite role. हर एक क्रोमोसोम का एक definite role होता है, और अगर वो क्रोमोसोम वहां पे नहीं है, then उसके consequences आपको देखने के लिए मिल सकते हैं. So that is also one thing should be very much clear to you, right? हमने एक एग्जांपल यहाँ पे ये भी देखा. अब क्वेश्चन ये क्या, क्रोमोसोम के like how chromosome have a definite role? Because chromosome have genes. Because chromosomes have gene. ये भी याद रखना.
that chromosomes are the one which will be having the genes, and इसलिए हम कहते हैं that chromosomes have a definite role. अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कुछ जीन्स बना के रखे हुए हैं, वैसे आपके बहुत सारे जीन्स होते हैं, याद रखना ऐसा तो होगा नहीं कि एक क्रोमोसोम पे एक ही जीन होगा। किसी को अगर याद हो तो मैंने बताया था आपको कि आपके बॉडी में आपको मिलते देखने के लिए आपके अराउंड 30,000 जीन्स, राइट? 30,000 जीन्स आर सीन इन योर जीनोम, इन योर डीएनए, राइट? तो ऑब्वियसली एक क्रोमोसोम के और एक जीन तो होगा नहीं, आपको मिलेंगे कई सारे जीन, आपको देखने के लिए वहां पे मिल जाएंगे। सो इसलिए कहा जाता है कि अगर समझो तुम्हारा एक क्रोमोसोम गायब हो गया, समझो इन दोनों में से एक क्रोमोसोम यहाँ पे तुम्हारा गायब हो गया, तो पूरा वो जो जीन जो वहां पे थे वो सारे के सारे वहां पे गायब हो गए। So it will have an impact on the body. You will find some kind of impact will be seen on the body. So याद रखना, that can create impact. So याद रखना. So that's why you should know every chromosome has a definite role. That should be clear to you. That's the third thing you have to know. Right? After that, both chromosome as well as genes occur in pair. आपके क्रोमोसोम हो या आपके जीन हो, दोनों के दोनों पैर में आते हैं। अगर आपको याद हो तो आपका जो ग्रेगर मेंडल था वो बोलता था कि फैक्टर्स आर ऑलवेज इन पेयर, फैक्टर पैर में होते हैं और बाद में वो सेग्रीगेट करते हैं। तो बेसिकली सही कह रहा था वो, बस वो ये नहीं जानता था कि वो फैक्टर्स जो होते हैं वो आपके होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, राइट? बट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया दैट बोथ क्रोमोसोम्स एज वेल एज योर जीन्स, दोनों ही दोनों आपके यहाँ पे पैर में ही होते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका जीन का सिर्फ एक ही एलील होगा, दूसरा हमेशा होगा वहां पे। और ये मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है, ये है हमारे ग्रेगर मेंडल के बताए हुए हमारे कुछ एलील, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम जानते हैं कि ये जो मेरे एलील है वो ऐसे हवा में कहीं पे खड़े नहीं है, दे आर बेसिकली अरेंज ऑन द क्रोमोसोम। सो ये भी याद रखना दैट बोथ क्रोमोसोम एज वेल एज जीन अकर इन पेयर एंड यू विल नेवर फाइंड देम इन अ सिंगल यूनिट में, आपको कभी नहीं मिलेंगे। अगर मिल जाए दैट इज सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर वहां पे क्रिएट हो सकता है, ठीक है? सो दैट्स वन थिंग। देन नेक्स्ट फीचर, गैमेट हैज वन ऑफ द टू एलील्स। जब भी आप गैमेट बना रहे हो उसके पास दो में से एक एलील वहां पे होगा। तो आप समझ लो कि आपका ये एक सेल है, ये आपका एक सोमैटिक सेल है, राइट? ये आपका सोमैटिक सेल है और इस सोमैटिक सेल ने आपका क्या यहाँ पे मियोसिस, और जब भी आपका मियोसिस यहाँ पे कर रहा है या इसमें से जब आपके गैमेट्स बन रहे हैं, तो क्या होगा आपका यहाँ पे दैट आपको यहाँ पे मिल जाए कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों। बट जब आपके यहाँ पे गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स विल हैव एनी वन ऑफ द एलील, दो में से एक ही एलील आपके गैमेट आपको मिलेगा। सो दीज आर ऑल माय गैमेट्स ओवर हियर एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये सारी चीजें आपकी मेंडल ने बोली थी, बस मेंडल ये नहीं बता पाया था कि ये सब क्रोमोसोम के ऊपर होता है। सटन ने बस यही यहाँ पे क्लियर की कि ऑल दोज एलील्स जो भी यहाँ पे हैं आपके, या जो भी आपके जीन है यहाँ पे, राइट, दे आर ऑल प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स एंड जैसे क्रोमोसोम सेग्रेट करेंगे आपके एलील भी यहाँ पे सेग्रेट करेंगे। तो एक बार फिर स्टार्टिंग से आप यहाँ पे देखो, ये मैं चाहता हूँ कि आप साइलेंट फीचर पे याद रखो। पहली चीज, गैमेट फॉर्म द ब्रिज बिटवीन द जनरेशंस, that is something you have to know, that's first thing you can know over here. Second thing, nucleus has chromosome and chromosome are known to have the genes. न्यूक्लियस के अंदर आपका क्रोमोसोम दिखता है और इसलिए हम बोलते हैं दैट न्यूक्लियस इज योर ब्रेन ऑफ द सेल, राइट? एंड दिस पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स आर नोन टू हैव द जीन्स, जो आपका पूरा सेल का के बायोकेमिस्ट्री, पूरे सेल की फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं। एवरी क्रोमोसोम हैज अ डेफिनाइट रोल, हर एक क्रोमोसोम का एक डेफिनाइट रोल होता है। अगर आपका क्रोमोसोम नहीं हुआ देन इट विल हैव द कॉन्सिक्वेंसेस, राइट? या उसके ऊपर जो जीन है अगर वो भी अगर आपका काम नहीं करता, इवन देन यू विल हैव द कॉन्सिक्वेंसेस। आप एक एग्जांपल देख चुके हो फिनाइल कीटोयूरिया का, अगर वहां पे आपके दोनों जीन काम नहीं कर रहे, अगर वो हो गए रिसेसिव, देन यू विल फाइंड कि आपका जीन वहां पे आपका काम नहीं करता। सो याद रखना, एवरी क्रोमोसोम विल हैव अ डेफिनाइट रोल। और क्यों हम ये कहते हैं? बिकॉज क्रोमोसोम्स हैव जीन्स, दैट्स व्हाई वी से दैट। देन बोथ क्रोमोसोम एज वेल एज जीन अकर इन अ पेयर, ये हम अभी यहाँ पे देख चुके हैं। And gamete has one of the two alleles will be seen in the gametes, right? दोनों नहीं मिलेंगे, कोई एक ही मिलेगा, ठीक है? ये वाला भी स्टेटमेंट देखो, paired condition of both chromosomes and genes is restored during fertilization. आपकी जो देखो नॉर्मली आपके बॉडी में जो सोमैटिक सेल्स है वो सारे, उनके अंदर जो आपके जो क्रोमोसोम्स है वो सारे पैर में है, ठीक है? जितने भी अगर मैं आपके हाथों में से सेल निकाल कर मैं ऑब्जर्व करूंगा, ऑल दो सेल्स विल बी इन द पेयर, राइट? अब ये सारे हो जाते हैं हैप्लॉइड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। याद रखिएगा, गैमेट जो आपके यहाँ पे होते हैं वो आपके रहते हैं यहाँ पे हमेशा हैप्लॉइड। तो आपकी जो डिप्लॉइड कंडीशन है वो आप रिस्टोर कैसे करते हो? जाइगोट के अंदर, और वो कैसे होती है? ड्यूरिंग योर फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल सी, जो आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपका यहाँ पे फ्यूज करेगा, दैट इज व्हेन यू विल फाइंड द जाइगोट विल बी फॉर्म, और वो टाइम पे आप रिस्टोर कर रहे हो आपकी डिप्लॉइड वाली कंडीशन, या यू कैन से पेयर्ड कंडीशन आर रिस्टोर्ड बैक ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन।
तो ये भी चीज आपको ऐड करना, दैट इज हाउ इट विल रिस्टोर इटसेल्फ बैक, ठीक है। सो ये एक चीज आप यहाँ पे ऐड रखोगे, एंड दीज आर गोइंग टू बी ऑल माय, ये जितने मैंने यहाँ पे आपको बताया, दीज आर माय साइलेंट फीचर ऑफ माय क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ माय इनहेरिटेंस। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख के दिया, और मैं इसका हो सकेगा तो आपको एक पीडीएफ भी यहाँ पे शेयर करूंगा ताकि आपको ये फीचर्स आपको यहाँ पे आ जाए, राइट। फीचर्स याद रहने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझ आना कि वो कहना क्या चाहता है, क्या सटन आपको यहाँ पे बताना चाहता है, कि आपको यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, इसलिए मैंने ये पिक्चर्स बताइए ताकि आपको समझ आए कि वो कहना क्या चाहता है, राइट। स्टेटमेंट से नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि आपको यहाँ पे क्या सिमिलरिटी मिलती है बिटवीन द जीन्स एंड द क्रोमोसोम। आपको सिमिलरिटीज देखने के लिए क्या मिलती है, लेट्स ट्राई टू सी दैट, क्योंकि आपको बहुत सिमिलरिटीज आपको मिलेगी एक जीन और क्रोमोसोम के अंदर। सिमिलरिटी यहाँ पे क्या होती है वो हम यहाँ पे फटाफट उसे देखते हैं। पहला सिमिलरिटी, बोथ जीन एंड क्रोमोसोम आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही जीन्स एंड क्रोमोसोम्स दोनों ही आपके ट्रांसफर किए जाते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। क्यों? क्योंकि दोनों साथ में ही जा रहे हैं ना, क्योंकि जा तो दोनों साथ में ही रहे, इसलिए। सो अगर मेरा कोई क्रोमोसोम अगर जा रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर, तो उसके साथ साथ जो उस पे जीन बैठे हुए वो भी जा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है, दैट बोथ ऑफ देम विल हैव द सिमिलरिटी ओवर हियर, क्योंकि उसके ऊपर बैठ के जा रहा है। सेकंड, इन द डिप्लॉइड सेल्स homologous chromosome occur in pair. Genes also occur in pair, allelic pair. आप जानते हो कि आपके जो homologous chromosome होते हैं, समझिए मैं है मेरा क्रोमोसोम नंबर 3, तो ये आपके सेल के अंदर अकेला तो नहीं है, they are there along with the one more copy. So chromosomes occur in pair. उसी तरीके से genes also occur in pair, right? So अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ मेरा क्रोमोसोम, ठीक है, सो क्रोमोसोम तो मेरे पैर में ही, और उसी क्रोमोसोम पैर के ऊपर मुझे क्या मिलेगा देखने के लिए, आई विल गेट टू सी अ प्रेजेंस ऑफ सम जीन व्हिच कैन कंट्रोल समथिंग। कोई मुझे बताएगा फिनाइलक्लोरीडा का जीन कौन से क्रोमोसोम के ऊपर था? 12 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में। बिल्कुल, तो अगर मैं इसे 12 करता हूँ ना यहाँ पे, तो आप याद रखना आपके पास दोनों ही आपके एलील आपको मिलेंगे देखने के लिए, यू विल हैव बोथ द एलील्स विल बी सीन ऑन दैट पर्टिकुलर क्रोमोसोम। तो वही बोला इन लोगों ने दैट क्रोमोसोम आर इन पेयर, और वैसे तरीके से आपके जो जीन्स यहाँ पे होते हैं, जो आपको यहाँ पे जीन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दे आर आल्सो गोइंग टू बी इन योर पेयर ना। इसको टैग कर देते हैं, लाइक लेट्स कॉल इट एज अ कैपिटल P, और इसको भी हम कर देते हैं यहाँ पे कैपिटल P, सो दे आर आल्सो गोइंग टू बी इन पेयर। सो दैट्स वन मोर सिमिलरिटी ओवर हियर, सिमिलरिटी नंबर 2। देन यही मैंने आपको बता रहा हूँ, यही वो मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताया, यही आपको बताया यहाँ पे कि क्रोमोसोम पेयर में होते हैं और आपके जो जीन्स होते हैं वो भी आपके हमेशा रहते हैं पेयर के अंदर। सो दैट्स अ सिमिलरिटी। देन सिमिलरिटी नंबर 3, बोथ सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। मेरे क्रोमोसोम और मेरे एलील जो यहाँ पे होते हैं दोनों के दोनों सेग्रीगेट करते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, क्योंकि अब आप जानते हो कि मेरे जीन क्रोमोसोम के ऊपर ही बैठे हुए होते हैं, इसलिए। तो ये मुझे एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है, ये आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। सो आई थिंक पॉइंट नंबर 3 इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट, बोथ सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, क्रोमोसोम भी और उसके साथ बैठे हुए आपके यहाँ पे एलील भी, राइट। Both chromosome and allele show law of segregation, right? ये भी आप जानते हो, I think that is something understandable, ठीक है। I think इसको मुझे explain करने की जरूरत नहीं है, you can understand looking over here. Both of them show law of segregation, and both of them also show independent assortment. My gene my gene and chromosome, both of them are going to show your law of independent assortment. अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देते और ये स्टोरी को आप मुझे आगे बताओ इसमें यहाँ पे क्या होगा। पहले तो आप इस पिक्चर को देखो, आपको कुछ चीजें तो इन पिक्चर को देख के याद आ जाएगी। यहाँ पे आपको 2 क्रोमोसोम यहाँ पे मतलब क्रोमोसोम की आपको पेयर दिख रही है, राइट। सो यू आर गेटिंग टू सी अ पेयर ओवर हियर। नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे आपको एक क्रोमोसोम दिख रहा है फॉर, जहाँ पे आपको 2 एलील आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, कैपिटल आर, और यहाँ पे एक और आपका क्रोमोसोम की पेयर है जहाँ पे वो कैपिटल वाई आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्या लगता है इसका फिनोटाइप यहाँ पे क्या होगा? राउंड कैपिटल वाई। मतलब फिनोटाइप पूछ रहा हूँ मेरे से, ये कैसा दिखेगा अगर मैं कह रहा हूँ R is for round and Y is for yellow? यस सर, राउंड येलो। राउंड येलो स्ट्रीट वाली कंडीशन है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे क्रोमोसोम्स को, सो इसका फिनोटाइप क्या होगा? व्रिंकल्ड एंड ग्रीन, बिल्कुल सही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ बनाते हैं हमारे गैमेट्स। तो पहले हम बनाते हैं ये राउंड येलो के, हम यहाँ पे गैमेट्स बनाएंगे। तो अगर मैं राउंड येलो के यहाँ पे गैमेट्स बनाता हूँ, तो गैमेट्स यहाँ पे कैसे बनेंगे, क्या आएगा यहाँ पे?
कैपिटल capital Y, capital Y, स्मॉल वाई। ठीक है, तो यहाँ से एक क्रोमोसोम मेरा आएगा और वहां से मेरा एक क्रोमोसोम वहां पे आ जाएगा, वहां से एक आया, वहां से एक आया, सो ये बन गया मेरा यहाँ पे गैमेट। सो दिस हैज बिकम ओवर हियर माय गैमेट। उसी तरीके से यहाँ पे बना देता हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरा वहां से आएगा एक स्मॉल small r, r, ठीक है, और वहां से मैं स्मॉल r को भी ले आता हूँ, तो ये मेरे यहाँ पे एक और गैमेट बन गया। तो यहाँ पे मैंने बना लिया गैमेट, याद रखना है मैंने गैमेट बनाया, ये जो बनाया मैंने ब्लू कलर का, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, दीज आर माय गैमेट्स व्हिच हैव बीन फॉर्म्ड। सो ये मैंने यहाँ पे गैमेट मेरे यहाँ पे बना लिया, राइट। सो दिस इज माय गैमेट्स व्हिच हैव बीन फॉर्म्ड। तो ये गैमेट आपके यहाँ पे बन चुके हैं। अब ये करते हैं यहाँ पे फ्यूजन, राइट। अगर मेरे यहाँ पे फ्यूज करेंगे, सो नाउ दे विल फ्यूचर में मिलेंगे दोनों साथ में और यहाँ पे करेंगे फ्यूज। अब जब यहाँ पे फ्यूज करेंगे, देन यू नो व्हाट विल हैपन, you know that now you will have a condition where you will have, right, capital R and small r, right. So I'll just make this as green over here. Oh, I can make, sorry, you have a capital R small r and you'll have a capital Y small y, capital Y small y। अब ये जब तुम्हें यहाँ पे मिलेगा आपका जायगोट, तुम्हारा जायगोट यहाँ बन गया, ये बन गया फ्यूजन होने का, तुम्हारा यहाँ पे जायगोट बन गया, तो आपने अपनी डिप्लॉयड वाली कंडीशन जो आपने थी आपने रिस्टोर कर ली। देखो यहाँ पे पहले आपका जो कंडीशन आपका यहाँ पे था, ये आपका डिप्लॉयड था, ये भी डिप्लॉयड था आपका, ये भी डिप्लॉयड था। फिर आपने यहाँ पे क्या बना, यू फाउंड द हैप्लॉयड कंडीशन, और उसके बाद आपने वापस से यहाँ पे आपकी डिप्लॉयड वाली कंडीशन रिस्टोर कर ली। इसका कलर क्या होगा, ये जो मेरा यहाँ पे बना है जायगोट, इसका क्या कलर होगा इस शीट का? round yellow, It will be my round and yellow। और ये आप कह सकते हो क्योंकि आप जानते हो कि कैपिटल वाई मेरा यहाँ पे है, वो यहाँ पे आपका, सॉरी, इट विल गिव यू द येलो कलरेशन, राइट, और कैपिटल आर मेरा यहाँ पे आपका राउंड शेप, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे गैमेट्स, फटाफट यहाँ पे हम बनाएंगे गैमेट्स। अब जब हम यहाँ पे गैमेट्स बनाते हैं तब हमारा किस तरीके से गैमेट बनेगा, सो आई विल जस्ट चेंज द कलर। सो नाउ गैमेट्स, अब ऑल पॉसिबल गैमेट्स हम यहाँ बनाएंगे। तो एक पॉसिबिलिटी क्या होगी यहाँ पे, capital R, capital Y, कैपिटल आर कैपिटल वाई, capital R, capital Y, small r, small y, small r, small y, small r, capital Y। क्या बनेगी आपकी कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, स्मॉल ठीक है। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी आपको बन सकती है, स्मॉल आर small r, capital Y, and small r, small y, राइट। चलो बहुत बढ़िया। एंड to make a better chromosome, we will have this as a small r capital Y. The last one is going to be a small r small y. ये आपके all possible gametes यहाँ पे आपके बन सकते हैं इस तरीके से। This is how small y. This is how all your possible four gametes are been formed. अब आप यहाँ पे देख सकते हो जब मेरे यहाँ पे gametes बनाए गए तो ये हुए मेरे segregate and they got themselves assorted independently। जब मैं कह रहा हूँ कि लोग असॉर्ट हो गए इंडिपेंडेंटली, दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे जो मेरे जो ब्लू वाले यहाँ पे क्रोमोसोम्स थे, इन्होंने ये नहीं सोचा कि यार हम लोग सिर्फ अपने साथ ही गैमेट बनाएंगे, और यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि मेरे डोमिनेंट एलील ने ये बोला दैट आई विल मेक ओनली द गैमेट्स विद माय डोमिनेंट एलील ऑफ द अनदर कैरेक्टर। ऐसा नहीं हुआ, इन लोगों ने रैंडमली अपने आप को असॉर्ट किया यहाँ पे, राइट, इंडिपेंडेंटली यहाँ पे अपने आप को असॉर्ट किया एंड दे फॉर्म द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन दे हैव फॉर्म्ड ओवर हियर। अब क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ऑल पॉसिबल 4 कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बनाए, this becomes an example of your, ultimately becomes an example of your independent assortment। तो यहाँ पर मैंने देखा कि कैसे आप यहाँ पे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट आपके यहाँ पे क्रोमोसोम्स हो रहे हैं, और यही चीज आपको मेंडल ने बताई थी, बट मेंडल ने क्रोमोसोम का नाम यहाँ पे नहीं लिया था। बट जब हम यहाँ पे देखते हैं इसको अब इस तरीके से, व्हेन सटन ने जो हमारी थ्योरीज आगे रखी थी उसके बाद, देन आपको रियलाइज होता है कि हाँ जो भी मेंडल ने बोला था वो सही था, बस बात ये थी कि जो कुछ भी हो रहा है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर हो रहा है। सो क्रोमोसोम्स एंड जीन्स अंडरगो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, both genes and chromosomes show a law of independent assortment and they can form all the possible combinations over here, जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। सो ये है आपके कुछ साइलेंट फीचर्स, these are some of the silent features जो आपको हमेशा याद रखने हैं in terms of your chromosomal theory of your inheritance। कि एक तो ये हो गया होगा आपका कि दोनों आपके इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं, क्रोमोसोम और जीन आपके दोनों शो करेंगे आपके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, राइट। देन यू विल हैव बोथ ऑफ देम both segregate during gamete formation,
गैमेट फॉर्मेशन के दौरान दोनों आप यहाँ पे सेग्रीगेट करेंगे, एंड देन यू हैव डिप्लॉयड सेल के अंदर आपको मिलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, और उसी तरीके से आपको मिलेंगे आपके जीन्स भी आपको पेयर में ही मिलेंगे। सो जैसे आपको क्रोमोसोम पेयर में मिलते हैं वैसे आपको जीन्स भी आपको पेयर में ही मिलेंगे। एंड द लास्ट थिंग, both gene and chromosome are transferred from one generation to the next generation. So these are the few things you have to do. ये बन गए मेरे यहाँ पे some of the similarities between the gene and the chromosome. ये मेरी होती है कुछ similarities between the gene and the chromosomes. इन similarities को देख के आप बता सकते हो कि जीन मेरे क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, और ये हमें पता चल जाता है। अब इतना तो तुमने यहाँ पे देख लिया, इतना एविडेंस इनफ होता है ये जानने के लिए कि मेरे जीन कैरी करते हैं, लाइक जीन आर बीन कैरिड बाय माय क्रोमोसोम्स। इतना देख के आपको ये क्लियर हो जाता है। अब ये चीज याद रखना कि इतना तो आपको यहाँ पे पता चल गया था, बट इसका अभी भी एक सिग्निफिकेंट प्रूफ नहीं था, राइट, कि मेरे जो जीन है वो क्रोमोसोम के ऊपर कैरी करके जा रहे हैं। मतलब उसने ये देख लिया था, सी अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ तक सर्टन ये बता दिया था कि यार मेरे क्रोमोसोम्स मेरे सेग्रीगेट करते हैं, मेंडल ने बोला था मेरे एलील भी सेग्रीगेट करते हैं, मेरे फैक्टर भी सेग्रीगेट करते हैं। तो इसका मतलब है कि मेरा क्रोमोसोम कैरी करता है मेरे जीन्स को, बट ये चीज को सही तरीके से अभी तक प्रूव आपको नहीं किया गया था, या दिस थिंग वाज नॉट प्रूव येट। ये चीज को प्रूव किया गया था बाय माय टीएच मॉर्गन, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे ध्यान से। बट टीएच मॉर्गन वाज अ पर्सन हु एक्चुअली प्रूव दैट यस योर जीन्स आर लोकेटेड ऑन योर क्रोमोसोम्स फॉर श्योर, राइट। और जीन्स का जो प्रेजेंस है उसको सही तरीके से टीएच मॉर्गन ने समझाया था। सो टीएच मॉर्गन एक्चुअली इज नोन एज माय फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। याद रखना, जो आपके टीएच मॉर्गन आपके यहाँ पे, इनको कहा जाता है एज अ फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। और इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट करके आपको ये बताया कि हाँ भाई जीन्स आपके क्रोमोसोम के ऊपर ही होते हैं और वो कैसे ट्रैवल करते हैं, एंड हाउ क्रोमोसोम का लेंथ एंड हाउ द जीन का प्रेजेंस वहां पे अफेक्ट करता है, ऑल नंबर ऑफ थिंग्स ही एक्चुअली एक्सप्लेन बाय डूइंग नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन द ड्रोसोफिला। और ये जो आपके सामने यहाँ पे इंसेक्ट है, दिस इज माय फ्रूट फ्लाई। देखा होगा आपने कभी ना, ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला इज अ साइंटिफिक नेम, दैट्स अ फ्रूट फ्लाई इज अ कॉमन नेम। फ्रूट के आसपास आपको मिल जाएगा, देखते हुए घूमते हुए आपको मिल जाएगा, सो दैट इज ड्रोसोफिला। और इसके ऊपर इन्होंने काफी सारी स्टडीज की थी जो हम बाद में देखेंगे। बोलो बेटा बोलो। दोबारा समझा सकते हो, मेरी क्लास लेफ्ट हुई थी। हाँ तो देखो मैं ये समझा रहा हूँ यहाँ पे कि आपका सटन ने आपका बता दिया, आपको दे दिया आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो उसने बोला कि यार क्रोमोसोम्स के ऊपर ही आपके जीन्स होते हैं और वो आपके ट्रैवल करके जाते हैं, आपके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो आपके ट्रैवल करते हैं। बट उसने ये चीज का कोई लाइक स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं दिया था। वो जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो आपको यहाँ पे मिला था ना, वो आपको मिला था विद द हेल्प ऑफ माय टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन जो हमारे यहाँ पे थे, इनको कहा जाता है एज अ फादर ऑफ माय एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। देखो फादर ऑफ जेनेटिक्स आपके थे ग्रेगर मेंडल, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स आपके यहाँ पे थे आपके टीएच मॉर्गन। आपको याद रखना है कि इन्होंने जो अपना काम यहाँ पे किया था, उन्होंने बेसिकली यहाँ पे शो किया था दैट सीरियसली यस योर जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। ये इनके काम से यहाँ पे प्रूफ हुआ था। और इन्होंने जितने भी अपने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किए थे, ही वाज डूइंग ऑन द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो यही आप आगे की क्लास में समझना है कि यार ये जो एक्सपेरिमेंट मेरे यहाँ पे थे वो कौन से थे। दैट्स वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड सेकंड थिंग हमें यहाँ पे समझनी है कि ये जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किए गए थे, उसको करने के लिए जो मॉडल यहाँ पे यूज किया था, वो ये क्यों यूज किया था, व्हाई ड्रोसोफिला वाज यूज्ड, व्हाई नॉट समथिंग एल्स। ड्रोसोफिला को यहाँ पे यूज किया था, दैट्स व्हाट वी विल ट्राई टू सी। अब बेटा बोलिए। ये हमने +1 में भी पढ़ा था ना, मतलब थोड़ा सा। हमने पढ़ा था क्या? यस सर, यस सर पढ़ा था। हमने मैंने ये फोटो दिखाई होगी तुम लोग, इतना तो मुझे याद है। रोज नहीं सर पढ़ा, किसके क्रोमोसोम के बारे में भी पढ़ा था। पढ़ा भी था। हाँ वी हैव सीन दैट पॉलीडेन क्रोमोसोम। कुछ याद है किसी को पॉलीडेन क्रोमोसोम? यस सर पॉलीडेन। हाँ हाँ सर हाँ, ये राइट। तब ये पिक्चर यूज की थी हमने पॉलीडेन क्रोमोसोम, राइट, बिल्कुल सही बात है। किसी को याद है वो कहाँ पे मिलता था पॉलीडेन क्रोमोसोम? किसी को याद है? यस सर, स्लाइवरी ग्लैंड्स में। क्या बात है तुमने, वेरी गुड। और बाकी बच्चे, यस, स्लाविक ग्लैंड ऑफ द लार्वा के अंदर मिलता था आपको पॉलीडेन क्रोमोसोम। हाँ ये हमने देखा था, सेल वाले चैप्टर में हमने ये देखा था, राइट। याद है तुम लोग को? आई एम सो हैप्पी। आज तो आइसक्रीम खा के सोऊंगा मैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑलराइट, सो ग्लैड टू नो दैट। ठीक है, नाउ द थिंग इज ना, हमने अभी तक बस इतनी चीजें यहाँ पे देखी है। I will try to share with you the silent features separately in a PDF if that's possible. ये मैंने इस तरीके से इसलिए बताया था just to show you multiple times कि यार वो जीन्स मेरे कैसे जा रहे हैं, ताकि तुम्हें दिमाग में बैठ जाए कि जीन क्रोमोसोम के ऊपर ही होता है। ठीक है, so that's how this made this kind of slides over here. So this is all what you have to know. And phenylalkylaria याद रखना, that is an example of my pleiotropy. वो भी याद रखना, that's also something you have to remember. ठीक है,
अब यहाँ पे कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई हो तो प्लीज इंटरप्ट करके मुझे बताओ या अनम्यूट करके मुझे बताओ कि कौन सा पार्ट आपको समझ नहीं आया. प्लीज लेट मी नो दैट. उसके अलावा जो लोग आज क्लास में लेट आए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली. आपका है ना, जब आपका